हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है हमारा इंटीग्रेशन। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 5 एंड 6 डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक्चुअली चीज क्या है, क्यों यूज किया जाता है इसको, और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, वो सारी चीजें हम आज बेसिक्स में पढ़ने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूलाज भी मैं सिखाऊंगा आपको, जो कि डिफरेंशिएशन के बेस पे है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। सबसे पहले रिलेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बीच में रिलेशन क्या है वो समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। लाइक सपोज कि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जैसे कि x³ इक्वल टू 27। अगर हमें ऐसा दिया है और हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, हम अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, या फिर एक इसके साथ साथ एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लाइक x² इक्वल टू हमारे पास 4 दिया है, तो हम अगर x की वैल्यू ढूंढना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि x का क्यूब है 27 है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बोथ साइड क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे x³ उसका क्यूब रूट ले लेंगे और 27 का क्यूब रूट ले लेंगे। मतलब कि जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड हमें करना होता है। अभी जैसे कि ये x³ की क्यूब रूट मतलब कि 1/3 पावर हो जाएगी, वैसे ही यहां पे 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 का क्यूब उसकी 1/3 पावर। अब 1/3 पावर और ये 3 और ये 3 एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचने वाला है x इक्वल टू 3। दैट मीन्स कि x की वैल्यू हमें मिलेगी। सेम वे अगर हम x² इक्वल टू 4 के लिए करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि यहां पे हमें स्क्वायर रूट लेना होता है। ठीक है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब वापस से x² की 1/2 पावर हम लेंगे और 4 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर उसकी 1/2 पावर, या फिर -2 का स्क्वायर और उसकी 1/2 पावर, है ना। स्क्वायर है इसलिए मैं इस तरह से लिख सकता हूं। क्यूब में तो 27 को हम 3 का क्यूब ही लिख सकते हैं, -3 का क्यूब तो -27 होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर ऑड पावर होती है तो एक ही वैल्यू होती है, इवन पावर होती है तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ 2 का स्क्वायर, तो ये 2 और ये 2 पावर, ये 2 और ये 2 पावर कट हो जाएगी, यहां पे भी ये कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें मिलने वाली है 2 एंड -2। सो जनरली हम प्लस और -2 लिख सकते हैं। तो मतलब हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पे इस तरह का एक ऑपरेशन किया, क्यूब रूट लिया या स्क्वायर रूट लिया। अब जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू का डिफरेंशिएशन है, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं sin x का डिफरेंशिएशन है। sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि वो होता है cos x। sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ये क्लियर है। अब अगर हमें डिफरेंशिएशन को रिमूव करना है, यहां मतलब कि डिफरेंशिएशन को निकालना है और sin x को सब्जेक्ट बनाना है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब कि डेरिवेटिव का हमें एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और वो जो एंटी डेरिवेटिव होता है उसको बोला जाता है इंटीग्रल्स, मतलब कि इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को एक दूसरे नाम से हम पहचानेंगे एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, then you have to find its integration, not differentiation. Okay, so
ये इंटीग्रेशन की जो साइन होती है वो इस तरह से, हम जो इंग्लिश अल्फाबेट एस लिखते हैं उसको एलोंगेट कर देना होता है, मतलब ऐसे थोड़ा सा लंबा लिखते हैं, तो वो जो साइन होती है वो इंटीग्रेशन की साइन हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, एलोंगेटेड एस से उसको इंडिकेट किया जाता है। सो डिफरेंशिएशन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ओवर बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x। अब देखना बच्चों कि डिफरेंशिएशन जो भी हम कर रहे हैं, डेरिवेटिव जो भी हम कर रहे हैं, वो किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक वेरिएबल, मतलब कि x यहां पे वेरिएबल, तो ये वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम किसी का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब ये जो डिफरेंशिएशन होता है उसका डेरिवेटिव, मतलब कि वो अगर कोई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है तो हम उसको इनटू dx, मतलब कि कोई भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमें एक dx, मतलब कि एक वेरिएबल हमें लगाना पड़ेगा, और वो वेरिएबल हमें यहां पे भी इंटीग्रेशन में लगाना पड़ेगा। सो ये इंटीग्रेशन, सॉरी यहां पे dx, और ये इंटीग्रेशन और उसका डेरिवेटिव एक दूसरे के साथ कट होके क्या मिलेगा, साइन x इक्वल टू हम लिख देंगे यहां पे cos x dx। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि cos का इंटीग्रेशन होगा साइन, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। अब थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं, लाइक हमारे पास ऐसा पूछा है dy dx ऑफ sin x प्लस 5, dy dx ऑफ sin x प्लस b, सपोज कि b इज कोई कांस्टेंट है, dy dx ऑफ sin x प्लस 10 सपोज ले लेते हैं। तो इन सबका डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होने वाला है, साइन का डिफरेंशिएशन cos हम लिखेंगे, और फाई का तो ऑलरेडी 0 होता है, 0 तो हम वैसे लिखते नहीं है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन cos ही होने वाला है, और यहाँ पे भी साइन का इंटीग्रेशन cos ही होने वाला है। तो अगर हम ये कोई केस में, सपोज कि हम ये केस में यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन ले रहे हैं, मतलब कि dy dx ऑफ sin x प्लस 5 इक्वल टू cos x जो है उसमें बोथ साइड हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, dy dx ऑफ sin x प्लस 5 इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx। बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे होगा ये कि sin x प्लस 5 इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट हो जाएगा, यहां पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx। वैसे ही यहां पे sin x प्लस b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू sin x प्लस 10। तो मतलब जो कांस्टेंट होते हैं यहाँ पे, वेरिएबल नहीं होते, कांस्टेंट होते हैं, वो कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंशिएशन में तो 0 हो जाने वाली है। तो वो डिफरेंशिएशन में जब उसका जो डिफरेंशिएबल मिलता है उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो कांस्टेंट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब कि ये इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, cos का इंटीग्रेशन किया तो हमें sin x प्लस 5 मिला, यहां पे cos का इंटीग्रेशन किया तो ओनली sin x मिला। तो ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये है कि जब भी कोई भी वेरिएबल वाले टर्म का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं उस टाइम पे हमें कोई एक कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है, जब वो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन होता है तब। अब इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है? तो जहां पे इंटीग्रेशन में लिमिट्स अप्लाई नहीं की जाती है, जैसे कि ये इंटीग्रेशन है, कोई इंटीग्रेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें लिमिट अप्लाई की जाती है, जैसे कि x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 f ऑफ x dx। तो ये टाइप के इंटीग्रेशन को बोला जाता है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन।
और इस टाइप के इंटीग्रेशन को बोला जाता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। सो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में ऑलवेज हमें कोई कांस्टेंट अप्लाई करना होता है। अब ये कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये 5 भी हो सकता है, ये स्मॉल b भी हो सकता है और ये 10 भी हो सकता है। सो कोई भी कांस्टेंट अगर डिफरेंशिएबल फॉर्म में है, उसको इंटीग्रेशन के रिवर्स में अगर हम लाना चाहते हैं तो आपको हर बार इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में प्लस कैपिटल C लिखना होगा। C इज द कांस्टेंट ओवर हियर एंड इट्स वैल्यू कैन बी डिसाइडेड एट एज पर द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन अप्लाइड, ठीक है। सो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आया होगा कि डिफरेंशिएशन को अगर हमें रिमूव करना, मतलब कि डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव करेंगे, मतलब कि उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फंक्शन खुद मिलने वाला है। तो इसके ऊपर से हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। एक और बात यहां पे गौर करने वाली है कि हमने यहां पे कोई फंक्शन नहीं था, फंक्शन cos x था, उसका तो sin x हो गया, तो ये c आया कहां से? तो याद रखना, सपोज कि हम ऐसा करें कि इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास cos था, सपोज कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 0 अगर हम लेते हैं इंटू dx, तो cos का तो इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं sin x, और 0 का कुछ कंसीडर नहीं होता, उसका इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट। याद रखना, 0 का इंटीग्रेशन ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू होती है, 0 का इंटीग्रेशन हम 0 नहीं करेंगे, ठीक है। जब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हो तब वो 0 हो जाएगा, बिकॉज लिमिट यहां पे अप्लाई होती है। बट इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में 0 का इंटीग्रेशन आपको एक कांस्टेंट ले लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला समझते हैं इसके। ये नाम याद रखना है आपको, एंटी डेरिवेटिव, उसकी साइन याद रखनी है इंटीग्रेशन की। अब सबसे पहला हमने अभी एक फॉर्मूला देखा कि d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट अगर 0 होता है तो उसके इंटीग्रेशन को हमें किस तरह से लिखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। 0 का इंटीग्रेशन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमें 0 लेना है। अब दूसरी बात, d बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको पता है वो 1 मिलता था। दैट मीन्स कि यहां पे अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, सो 1 का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है x, बट ऑलवेज इंटीग्रेशन करने के बाद आपको कांस्टेंट लगाना जरूरी है, कांस्टेंट c आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वन इज d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n, अगर हम करते थे x रेस टू n, अगर हमारे पास फंक्शन होता था तो हम क्या करते थे, पावर आगे लेते थे, पावर n आगे, x रेस टू n माइनस 1 हम करते थे। बट जब भी हमारे पास x रेस टू n का इंटीग्रेशन होता है तो इसका रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 6। बट याद रखने वाली चीज यहां पे ये है कि n डज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 फॉर दिस केस। अगर n इक्वल टू माइनस 1 होता है तो x की माइनस 1 पावर हो जाएगी, और x की माइनस 1 पावर का इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0, x की 0 पावर 1 होगी, बट यहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। बट डिनोमिनेटर 0 मतलब कि इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो अगर ये केस हो कि n इक्वल टू माइनस 1 हो तो क्या होगा, वो हम नेक्स्ट फॉर्मूला में देख रहे हैं। बट ये कंडीशन के लिए आप याद रखो कि यहां पे n की वैल्यू माइनस 1 नहीं होनी चाहिए, ये फॉर्मूला है। अब जैसे कि इसका मैं इंटीग्रेशन करने गया, सो n कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, इसका x रेज़ टू n माइनस 1 का n माइनस 1 प्लस 1
निकल जाएगा, कट हो जाएगा, अपॉन n माइनस 1 प्लस 1, तो 1 1 कट हो जाएगा, n बचेगा, n के साथ कट आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x²। ठीक है, सो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आपने लॉग का डिफरेंशिएशन किया था, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। दिस लॉगरिथम इज अ नेचुरल लॉगरिथम। अब नेचुरल लॉगरिथम मतलब कि लॉग बेस e होता है। अगर लॉग बेस 10 होता है तो यहां पे क्लियरली इंडिकेट किया होगा कि लॉग बेस 10 है। अगर कुछ इंडिकेट नहीं किया है तो आपको लॉग बेस e ही कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहां पे लॉग बेस e है, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब उसके इंटीग्रेशन की बात करें तो यहां पे इंटीग्रेशन हम लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। जो मैंने यहां पे केस आपको मना किया कि n = -1 नहीं लेना है, तो अगर -1 मतलब कि 1/x हुआ तो आपको उसका इंटीग्रेशन ले लेना है log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c ओवर हियर। बट क्यों log मॉड्यूलस ऑफ x? क्यों? क्योंकि यहां पे जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बिकॉज नेगेटिव डिजिट के लॉगरिथम पॉसिबल नहीं होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो यहां पे लॉग ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मिले इसलिए हमने यहां पे मॉड्यूलस ऑफ x अप्लाई किया। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x। e रेज टू x का डिफरेंशिएशन हम लेते हैं e रेज टू x ही, तो सेम वे इंटीग्रेशन d उसका वही होने वाला है। क्या? e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x ही होने वाला है, बट हम लिखेंगे प्लस c। ठीक है, so e रेज टू x इंटीग्रेशन इज e रेज टू x प्लस c। देन आफ्टर 6th नंबर हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x का, a रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता है a रेज टू x इंटू लॉग a। बेस ही मैं यहां पे बेस ही कंसीडर करता हूं क्योंकि नेचुरल लॉगरिथम इंडिकेट कर रहा हूं। अब यही फॉर्मूला को अगर मैं यहां पे लिखूं तो a रेज टू x इंटू dx का इंटीग्रेशन हमें करना होगा a रेज टू x अपॉन log a बेस e प्लस आएगा कांस्टेंट c। अब ऐसा भी हो सकता है a रेज टू x log a बेस e है, तो अगर log a बेस e जो है वो तो कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट को हम फेर सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में, तो वही हो रहा है ना, चेक करो a रेज टू x अपॉन log a बेस e इज द इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x। ठीक है, तो ये 6 बेसिक फॉर्मूला है। अब जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में 7 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला आता है साइन। d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, बट अगर हम cos का इंटीग्रेशन करते हैं तो cos का इंटीग्रेशन उसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है? sin x प्लस c। सेम वे अगर cos का डिफरेंशिएशन करते हैं, cos का डिफरेंशिएशन करते हैं cos x, तो हमें मिलता है माइनस sin x। अब हम अगर साइन का इंटीग्रेशन करते हैं, साइन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये माइनस साइन इसको मिल जाएगी, तो ये बन जाएगा माइनस cos x प्लस c हियर। ठीक है, उल्टा हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव cos x होता था, यहां पे साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट अभी 9 नंबर, d बाई डी एक्स ऑफ cos के बाद हम tan लेते थे, tan का डिफरेंशिएशन हम लेते थे sec स्क्वायर x। tan का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको करना है, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आपको करना है tan x प्लस c। उसी तरह
से नेक्स्ट अभी डी बाई डी एक्स ऑफ tan के बाद cot की बारी आती है। cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर एक्स। तो अगर हम cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पे लिख सकते हैं cos x स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस इसको मिलने वाला है, तो यहां पे होगा माइनस cot x प्लस आएगा c। देन आफ्टर नेक्स्ट इज 11 डी बाई डी एक्स ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन दैट मींस कि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है ओनली sec x प्लस c। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट इज cosec x d by dx ऑफ cosec x। cosec का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। अब उसके इंटीग्रेशन की बात करें तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन आपको करना है माइनस cosec x प्लस c, क्योंकि ये जो माइनस की साइन है वो इसको मिल जाएगी, माइनस cosec x प्लस c मिलेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है जो कि इंटीग्रेशन में हम यूज करेंगे। अब इसके साथ साथ अगर बात करने जाए इंटीग्रेशन के टोटल फॉर्मूलाज की, तो 30 to 35 टोटल फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के हैं, बट सभी के सभी आज हमें नहीं करना है। जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सीखते जाएंगे। जहां पे जिस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है वो फॉर्मूला अगर हम वो एक्सरसाइज के पहले सीखे और उसके ऊपर से उसके सम्स अगर हम करेंगे तो हमें इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, सो याद रखना है इतने फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। इतने फॉर्मूला अगर लर्न हो गए तो इजीली हम एक्सरसाइज 7.1 कर पाएंगे। ठीक है, सो अलग से इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन याद है तो आप इंटीग्रेशन इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इतना। वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके।